लोगों को पता है कि हिजाब के ऊपर जो है अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा। तो इस हिजाब कंट्रोवर्सी जो है, उसका जो विवाद है वो हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। 6 जो गर्ल्स थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड थी, उनको कॉलेज में आने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। तो ये तो बात हो गई। मैटर क्या है, लीगल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मतलब क्या कानूनी बात क्या है यहाँ पे। कानूनी बात यह है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, क्या वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कवर करता है, नहीं करता है। क्या मतलब उस हिजाब को क्या संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रश्न ये है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान में हमें जो रिलीजियस फ्रीडम दिया हुआ है, नोट करते जाना आप लोग, जो रिलीजियस फ्रीडम दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ऑल पर्सन्स इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ठीक है, आर्टिकल 25 में जो सभी व्यक्ति हैं उनको समानता की बात की गई है, धर्म में समानता दी जाएगी। और आर्टिकल 25 है, आपने पढ़ा है मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में। तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म के मामले में। और उसका जो है कह सकते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने का अधिकार है, आचरण का अधिकार है और प्रचार करने का अधिकार है। ये 25 कहता है। सभी आर्टिकल 25 एक निगेटिव लिबर्टी है। आर्टिकल 25 एक निगेटिव लिबर्टी है, मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है को मना, मैंने आपको जब लिबर्टी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, आपको 2 चीजें पढ़ाई थी कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है और नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है। तो अधिकार है हमारे यहाँ, अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया में एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। उसके साथ साथ जो है रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए गए हैं। आपको धर्म की आज़ादी भले ही दी गई है, लेकिन कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिन पर जो है रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उस पर जो है क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के संदर्भ में, दूसरा मॉरलिटी को लेके, और तीसरा जो है हेल्थ को लेके। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आर्टिकल 25 जो है वो क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये हिजाब की तो एक हम चीज सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि व्हाट इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो धार्मिक जो आचरण होता है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस को मान्यता देता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मनाही करता है, ये उनको मना करता है। तो अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं कि एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल एक मैकेनिज्म प्रोसेस जो है डेवलप किया है। इन 1954 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द सुरूर मठ केस that 1954 the Supreme Court held in the Surur Mutt case that the term religion will cover all rituals and practices integral to a religion। इंट्रीगल टू अ रिलीजन क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, राइट, वो क्या कवर करता है? वो कवर करता है जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, क्रियाकलाप हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं, उनको कवर करता है। और ये जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो धर्म का एक हिस्सा है। अब धर्म का क्या हिस्सा है? मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि धर्म में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के रूप में आइडेंटिफाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आनंद मार्ग
ध्यान रखना है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग जो संप्रदाय है, आनंद मार्ग जो संप्रदाय है, उसके बारे में क्या कहा? उसके बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट held that the Anand Marg had no fundamental right to perform तांडव डांस in public streets। मतलब 2004 के जो रूलिंग है आनंद मार्ग जो केस था ये, उसके वर्डिक्ट में ये कहा गया कि जो तांडव डांस करना है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी रिलीजियस प्रैक्टिस है। लेकिन इस केस में बताया गया कि तांडव डांस इन पब्लिक स्ट्रीट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये बताया उन्होंने, ये कहा इसमें कि ये क्या है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तांडव डांस के मामले में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय जो वायुसेना है, मतलब इंडियन एयरफोर्स है, उसमें एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी रखने पर क्या किया गया था, रिटायर कर दिया था। एक मुस्लिम पर्सन है, उसको दाढ़ी रखने के कारण उसको रिटायर कर दिया गया था। तो ये चैलेंज किया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि दाढ़ी रखना जो है वो इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनका पार्ट नहीं है, ठीक है। अगली बात यह है कि अगला एक कानून है, वो कानून क्या है, आर्म फोर्स रेगुलेशंस 1964। आर्म्ड फोर्स रेगुलेशंस 1964। तो जो आर्म फोर्स रेगुलेशंस 1964 का कानून क्या कहता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कानून ये कहता है, ये प्रोहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ हेयर बाय armed forces personnel except for personnel whose religion prohibits the cutting of hair or shaving of face। आपने देखा होगा आर्मी एक्ट में ये बताया गया था कि देखो ऐसा है। आर्म फोर्स एक्ट क्या कहता है, पहले तो वो देखो। आर्म फोर्स एक्ट ये कहता है कि जो लोग दाढ़ी रखना है तो कटाने की बात करते हैं, शेविंग की बात करते हैं, छोटे छोटे बाल रखने की बात करते हैं, वो रूल्स में है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक कि बाल चला के आर्मी में जाके वहां पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो वहां पे वो रूल है। अब जब भी लोग नए भर्ती होते हैं उनके बाल देखिए आपने कैसे होते हैं, जो नए रिक्रूट होते हैं, देखो आप, जैसे सिख कम्युनिटी है तो आपने देखा होगा कि सिख लोग अगर आर्मी में भी हैं, कहीं भी हैं, लेकिन उनका जो पगड़ी है वो है एज इट इज। तो इसमें दोनों बातें की गई, रूल भी है, एक्सेप्शन भी है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जो दाढ़ी रखना है वो कोई जरूरी नहीं कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस का धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, मतलब एसेंशियल पार्ट हो। ये चीज डिक्लेयर नहीं किया। रिलेटेड था केरला हाई कोर्ट से, और केरला हाई कोर्ट के दो डिसीजंस हैं जो अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं, अंतर विरोधी हैं। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया हिजाब एज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसमें कहा गया, केरला हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि हिजाब एज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। लेकिन सीबीएसई का जो रूल निकाला था, सीबीएसई का रूल था उसको कैंसिल नहीं किया, मतलब इससे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप तो ये फतीमा तस्नीम बनाम केरल राज्य 2018। यहां क्या था, यहां जो है कह सकते हैं कि ड्रेस कोड का मुद्दा था। यहां भी जो है
ड्रेस कोड का मुद्दा था, इस यूनिफॉर्म के बारे में था। लिखेंगे इसमें क्या कहा गया, अ सिंगल बेंच ऑफ द केरला हाई कोर्ट, a single bench of the Kerala High Court held that collective rights of an institution would be given primacy over individual right of the petitioner. Sir, can you repeat? हाँ, yes. A single bench of the Kerala High Court held that collective rights of an institution would be given primacy over individual rights of the petitioner. हिंदी में लिखेंगे, केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। का जो प्रश्न है, मुद्दा है इस समय, वो कैसे चर्चा में है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो केरला हाई कोर्ट है, तो सबसे पहला जो मैटर मैंने आपको बताया, ये मैटर जो है रिलेटेड है 2015 का एक मैटर है। 2015 के मैटर में जो है उसमें क्या है, केरला हाई कोर्ट के सामने क्या हुआ, दो जो हैं वो पिटीशन दाखिल हुई, याचिका दाखिल हुई हैं, जो क्या चैलेंज कर रही थी, कि जो ड्रेस कोड है, ठीक है, किसके लिए ड्रेस कोड, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो उस ड्रेस कोड से रिलेटेड जो चैलेंज किया गया था, उस संबंध में केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग जो है सीबीएसई केस, ठीक है, सीबीएसई केस, केरला हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि जो पोशाक है, जो ड्रेस है, जिस प्रकार से उनका जो धर्म है उस हिसाब से वो ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन स्पेशल मेजर्स आपको लेने चाहिए कि आप उनका चेकिंग या कैसे क्या करते हैं, वो उस हिसाब से आप जो है वो आप अतिरिक्त उपाय कीजिए। मतलब ये बात की उन्होंने, कहा कि आपको एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे फॉर चेकिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ड्रेस होगी उनके रिलीजन के हिसाब से होंगे। तो आपको जो है आप डिसाइड कीजिए कि आप किस प्रकार से जो मेजर्स लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरा एक केस आया जिसमें अमना बिंट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016 का जो केस है, इस केस में यह बताया गया कि हिजाब पहनना जो है एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इस केस में बताया गया कि हिजाब पहनना जो है एक एसेंशियल, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन सीबीएसई के रूल को कैंसिल नहीं किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना इस केस में। और जो फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का जो केस है, इसमें सिंगल बेंच थी केरला हाई कोर्ट की, उसमें बताया कि कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो कलेक्टिव राइट्स हैं, राइट, और जो पिटिशनर की जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो कलेक्टिव राइट्स को क्या दी जाएगी, द कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पिटिशनर। तो आपको ये चीज समझनी है। 6 मुस्लिम गर्ल्स, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि भाई आप मुझे हिजाब में नहीं आने दे रहे हैं, स्कार्फ जो पहना है उसमें आप नहीं आने दे रहे हैं, तो ये हमारे कह सकते हैं कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, राइट, जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में जो हमें दिया हुआ है, ये कहीं हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है।
तो क्या ये बात आपको समझ में आई है कि इन लड़कियों ने जो हाई कोर्ट में अप्रोच किया है वो कौन से आर्टिकल में किया है, बताएंगे जरा आप लोग? हाँ सर, 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। कल जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने एक ही बात कही है कि देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम एक इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं, हम एक इंटरिम ऑर्डर कर रहे हैं। इंटरिम का मतलब होता है अंतिम नहीं होता, फाइनल नहीं होता है, वो इंटरिम होता है, उसे हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा? कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना यह है कि जो आप हिजाब पहन रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को हिजाब या जो सैफरॉन सॉल होती है, भगवा जो लड़के पहनते हैं, भगवा सॉल, ये किसी टाइप की जो रिलीजियस फ्लैग्स वगैरह ये सब जो है, इनको लेके आप जो है क्लास में कॉलेज में नहीं आएंगे, अटेंड क्लासेस नहीं करेंगे जब तक कोर्ट कुछ डिसाइड नहीं कर देता है, मतलब तब तक रोक लगा दी है। अब ये अंतरिम ऑर्डर जो है ये पास किया गया है, ये बेंच है ऑफ चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस जो है ऋतु राज अवस्थी एंड जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड जेएम काजी। तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। मुस्लिम्स जो गर्ल्स हैं उन्होंने अपना जो है आर्टिकल 226 के तहत कर्नाटका हाई कोर्ट का अप्रोच किया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कोई भी जो है इस तरीके का कपड़े पहन के आना और इस तरीके के जो रिलीजियस जो है चीजें हैं उनको आप यूज नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑन विच द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर हैज बीन चैलेंज्ड। तो कर्नाटका सरकार का जो ऑर्डर है, राइट, जिसमें क्या किया गया है, बुर्का को जो है या फिर हिजाब को जो है वो प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है। तो इसमें लोगों ने जो अपने आर्गुमेंट दिए हैं वो आर्टिकल 14 का दिया है, आर्टिकल 19 का दिया है और आर्टिकल 25 का दिया है। अब आपने संविधान पढ़ा है, आर्टिकल 14 में क्या है? कानूनी समानता है। क्यों बेटा? लीगल इक्वलिटी है। अब ये लीगल इक्वलिटी वाली बात कहां से आ गई? अब देखो, आपने देखा होगा कि हिंदू लड़कियां जो है जब उनकी शादी हो जाती है तो वो चूड़ी पहन लेती है बहुत ज्यादा, यहाँ तक भरे, मतलब आपको देखी जाएगी दूर से कि भाई इसकी आज ही शादी हुई है या 2 महीने पहले हुई है, नहीं लगता आपको? चूड़ियां पहनती हैं, बोलो। यस सर। अच्छा, तो आप ये बताइए, तो होना ये भी तो चाहिए ना कि भाई आप चूड़ी पहन के नहीं आ सकते हैं। अच्छा, फिर आपने देखा वो लड़कियां क्या करती हैं? बिंदी लगाती हैं यहाँ पे। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओगे तो वहां पे कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लड़कियां शादी होने के बाद फिर वो एग्जाम पे पेपर देने आती हैं तो थोड़ा घूंघट भी डाले रहती हैं। देखो आप, बिंदी हो गया, तिलक हो गया, घूंघट हो गया, ये सब क्या है? कुछ लोग तो चोटी भी रखते हैं पीछे। तो क्या हो गया सब? ये रिलीजियस रिमार्क्स हो गए। देखो आप, मतलब धार्मिक कह सकते हैं कि पहचान है। क्या समझे मेरी बात आप? तो उनका यही ग्राउंड है कि जब और लोग कर सकते तो फिर हमें क्यों प्रतिबंधित किया गया है? हमारा भी तो रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं है? आर्गुमेंट समझिए आप इस बात को। फिर 19 में क्या है? 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है ना, हमको उसकी बात की। आर्टिकल 25 की बात की जिसमें रिलीजियस फ्रीडम की बात की है। तो अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हिजाब को पहनना क्या है। हिजाब एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति ये है। तो ये किस में आता है? 19(1)(a) में आता है। हिजाब पहनना आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, क्लॉज 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? 19 क्लॉज 2 कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं, युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। तो 3 क्या क्या बताए, बताओ। पहला पब्लिक ऑर्डर है, दूसरा मॉरलिटी है, तीसरा हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ। अब देखो बेटा, यहां पे अगर मान लिया रोका गया इस चीज को तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, लोक व्यवस्था भंग हो रही है।
अब इसमें रीजनेबल और दूसरा क्या बताया गया? हाँ, दूसरा जो है उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो अभी टेंशन चल रहा है, इस टेंशन से क्या होगा, भारत की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, राइट, और फॉरेन स्टेट के साथ जो रिलेशंस, फॉरेन जो हमारे कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी देखो पाकिस्तान कृष्णा दीक्षित, जो ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा दीक्षित हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो मैटर है ये, चूंकि मैटर क्या है, ये जो केस है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा जो है वो क्या हो रहा है, वो इसमें आ रहा है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, संवैधानिक मुद्दा। तो आपको मालूम होगा कि जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अराइज होता है तो वो एक लार्जर बेंच को सौंप दिया जाता है। और आपको ये पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, कम से कम 5 जज होने चाहिए उसमें। क्या बात समझ में आई आपको? तो कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि मैटर शुड बी रेफर टू अ लार्जर बेंच। हम इसको क्या करेंगे, लार्जर बेंच को भेजेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। और कर्नाटका हाई कोर्ट रूल्ड दैट कि नो रिलीजियस सिंबल आर अलाउड फॉर स्टूडेंट्स अंटिल इट्स फाइनल ऑर्डर। जब तक हमारा कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक ये प्रतिबंधित है, ये कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट की बात करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने ये पूछा है कि ये बताइए, देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? ये पूछा है कि हमारा नेशन बड़ा है कि रिलीजन बड़ा है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जो कर्नाटका की सरकार है, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है वो किसके अंतर्गत किया है? कर्नाटका जो शिक्षा अधिनियम है 1983 का, उसकी जो धारा 133 क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत इसको पास किया। तो जो 2013 के निर्देश थे उसके हिसाब से, 2013 के जो निर्देश थे उसके हिसाब से जो है यहां पर ड्रेस कोड निश्चित किया गया। और ड्रेस कोड निश्चित किया गया, इसके हिसाब से हिजाब पहनना धर्म का आवश्यक अंग नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, हम थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटका की बात कर रहा हूं, तटीय कर्नाटका की बात कर रहा हूं, वहां पे एक जगह है उडुपी। तो उडुपी के जो कुंडापुर जगह है, वहां पर एक पीयू कॉलेज है। पीयू कॉलेज का मतलब होता है प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो जो पीयू कॉलेज है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, एक सर्कुलर जो है इशू किया, जिसमें स्टूडेंट जो है जो हिजाब पहनेंगे, राइट, उनको हिजाब को प्रतिबंधित किया गया, रिस्ट्रिक्शन डाले गए। और फिर जी उन्होंने कहा कि आप स्कार्फ पहन के आ रहे हैं तो हम फिर भगवा पहन के आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर वहां पे जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को सेक्शन 144 जो है वो लागू करना पड़ा, इंप्लीमेंट करना पड़ा। और सेक्शन 140, ये जो मुद्दा है उसने पॉलिटिकल कलर ले लिया है, आप समझ लीजिए, राजनीतिक रंग जिसको बोलते हैं। yes, किसकी सरकार है वहां पे? जो सरकार है वो रूलिंग बीजेपी की सरकार है। वो क्या बोल रहे हैं, वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म को, कि भाई जो यूनिफॉर्म है वो ठीक है। कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस अपोजिशन में है। कांग्रेस का कहना क्या है, वो सपोर्ट ऑफ मुस्लिम गर्ल्स, ठीक है। तो जो कांग्रेस है मुस्लिम्स के फेवर में आ गई, तो धीरे धीरे ये स्प्रेड हो गया, कैसा, एक कम्युनिटी सेंसिटिव इश्यू बन गया। लोगों ने मतलब इसको किस तरीके से लिया आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे एक देवदत्त कामत साहब भी हैं, वो भी अपीयर हुए पिटिशनर की तरफ से, सीनियर। स्टूडेंट ने हाईकोर्ट को तो अप्रोच किया ही किया, उसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी उन्होंने अप्रोच किया कि देखिए साहब ये। और आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है, आपको पता होगा कि एक लड़की जो है अल्लाहू अकबर बोल रही है और पीछे से बहुत सारे लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या आपने चिकमंगलुरु में कुछ लड़के ब्लू शॉल, नीली शॉल पहन के आए और वो जय भीम का नारा लगा रहे थे।
मतलब कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई जय भीम बोल रहा है, कोई अल्लाहू अकबर बोल रहा है। जैनिज्म का एक सिद्धांत बताया था, देखो क्या क्या सिद्धांत बताया था, अनेकांतवाद का। अनेकांतवाद के सिद्धांत में मैंने आपको ये बताया था कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारे विचार क्या है, हमारे आइडियाज क्या है, इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन दूसरे के आइडियाज से अगर हमको प्रॉब्लम है तो भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र प्रेडिक्शंस होते हैं, वो बातचीत के द्वारा ही चीजें सॉल्व की जाती हैं, इस तरीके से नहीं जैसे ये हो रहा है। इससे देश का इंप्रेशन खराब होता है, यूनिटी इंटीग्रिटी खराब होती है। और जो दूसरे देशों में हिजाब को, बुर्का को लेके क्या व्यवस्था है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि भारत कहां स्टैंड करता है और दुनिया में क्या है। स्विट्जरलैंड में मुस्लिम जो वुमेन्स होती हैं, जो ये पहनती हैं स्कार्फ वगैरह, तो ये प्रतिबंधित कर दिया है वहां पे स्विट्जरलैंड में। तो मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने वहां पे कहा अ डार्क डे फॉर मुस्लिम्स, बट उन्होंने किया। फ्रांस की बात करता हूं तो फ्रांस जो है एक ऐसा पहला कंट्री है यूरोप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का, जिसने, आपको मालूम होगा कि बेयरिंग बुर्काज इन पब्लिक प्लेसेस बैन कंप्लीटली इन 2011। इन्होंने फाइन भी इंपोज किया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, मतलब फाइन लगा दिया जाएगा, ये कहना चाहता हूं। अब फ्रांस में आपको पता होगा दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं। अब सेकुलरिज्म क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट यहां पे फ्रांस में इस चीज को बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और यहां पे हार्ड सेकुलरिज्म है। हार्ड सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, एक जो कह सकते हैं फ्रेंच वर्जन है सेकुलरिज्म का। इसमें ये होता है कि भाई रिलीजन जो है आप अपने घर पे रखें और घर पे छोड़ के आए, पब्लिक प्लेसेस पे लाने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि फ्रांस हमारे सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है। तो कुछ कहना तो पता है आपको, कार्ल मार्क्स को बहुत सपोर्ट करता है। कार्ल मार्क्स कौन है ये भी सब जानते हैं आप। कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम है, और चाइना सपोर्ट नहीं करता है रिलीजन वगैरह को, वो लोग कुछ अलग ही हैं, ठीक है, मतलब वो धर्म से दूर रहते हैं। बेल्जियम में बात करेंगे तो बेल्जियम में 2017 में यूरोपियन कोर्ट के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया गया। यहाँ फाइन भी लगता है बेल्जियम में, अगर आप बुर्का वगैरह पहने हुए हैं या फिर हिजाब वगैरह पहने हुए हैं, फाइन लगता है। और फाइन के साथ साथ 7 दिन की जेल भी हो सकती है। देखिए आप, डेनमार्क में भी 2018 में ऐसा हुआ है। श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में क्या हुआ है, क्योंकि वहां आपको मालूम होगा कि वहां पे कह सकते हैं कि 260 से ज्यादा लोग मर गए थे, और संडे के दिन वहां एक सुसाइड बॉम्ब अटैक्स हुआ था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, यहाँ पे 29 अप्रैल 2021 को जो है यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो ये तो मैंने आपको और देशों की बात बताई है। जर्मनी ने भी किया है, ऑस्ट्रिया ने भी किया है, ऑस्ट्रिया ने भी किया है, बेल्जियम ने भी किया है, बुल्गारिया ने भी किया है, और नीदरलैंड ने भी किया है, नॉर्वे ने भी किया है। इवन आप देखेंगे अफ्रीका का फर्स्ट कंट्री ऐसा है कांगो, जिसने मई 2015 में इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया है। अब ऐसा रशिया की बात करूं तो रशिया ने 2012 में ही इसको प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे सीरिया है, जैसे इजिप्ट है, ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, अजरबैजान है, लेबनान है, टर्की है, यहां पे भी प्रतिबंधित है ये। ईरान में तो लड़कियों ने मैं कह सकता हूं 2017 में ईरान में लड़कियों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि साहब नहीं चाहिए उनको ये ऐसी गुलामी, मतलब इस तरीके से अपने को ढक के रखना। तो अब देखिए ईरान जैसे देश में ऐसा हुआ है। सेकुलरिज्म के मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। अब सेकुलरिज्म का टर्म कैसे आया, कहां से आया, जो उसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो समझने की बात यह है कि पहले जो स्टेट होते थे वो चर्च के द्वारा गवर्न होते थे, मतलब चर्च ही उनको हैंडल करता था, राज्य को, स्टेट को। स्टेट का गवर्नेंस में उनका जो है कंप्लीटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये लोग जो है प्ले करते थे। कौन? चर्च। तो मतलब एक रिलीजियस स्टेट की तरह काम करना पड़ता था, धर्म के हिसाब से हमें डिसीजंस लेने पड़ते थे। तो शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि मामला क्या है।
तो जब इसमें चीजें बहुत बुराइयां देखी गई, इविल्स देखी गई, तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। अब हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेकुलरिज्म के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकता है, लेकिन एक सेकुलरिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे या उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मेन पर्पज यही है कि राज्य को रिलीजन से अलग रखना। उसके वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, इसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए आप। तो सेकुलरिज्म क्या है? एक आइडिया है, राइट? एन आइडिया। और क्या है? एक विश्वास है, बिलीफ है, एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम है, राइट? मीन्स मैं आपको कहूंगा कि सेकुलरिज्म एन आइडिया, बिलीफ और सिस्टम दैट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट्स अफेयर्स। मतलब ये धर्म और राज्य के जो कार्य हैं उनको अलग करता है। यही सेकुलरिज्म का फंडा है। मिली हमको तो हमने डिसाइड किया कि भाई क्या होना चाहिए, भारत में कैसा स्टेट होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम रिलीजियस स्टेट रहेंगे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम सेकुलर स्टेट रहेंगे। तो भारत में सभी, जैसे कि आपको पता है, सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट मिलता है, इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। और हमने प्रियम्बल में भी सेकुलरिज्म टर्म को जोड़ा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और भारत में एक सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, और ये एक इक्वल ट्रीटमेंट है टू ऑल रिलीजन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में सॉफ्ट सेकुलरिज्म है। सॉफ्ट सेकुलरिज्म का मतलब होता है हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हम कैसे हैं? हम धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन राज्य का धर्म नहीं है, इसलिए हम सेक्युलर है। हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए हम सेक्युलर है। तो ये सॉफ्ट सेक्युलरिज्म हो गया, जो कि यूएसए और इंडिया में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हार्ड सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, तो हार्ड सेक्युलरिज्म जो है वो यूरोपीय यूनियन में है और फ्रांस में है। जो हार्ड सेक्युलरिज्म की बात करेंगे ये यूरोपीय यूनियन में है, फ्रांस में है। फ्रांस का मैटर क्या है? फ्रांस में मतलब ये है धर्म है, रिलीजन है, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप अपने घर पे रखिए और घर पे रख के फिर आप आइए, और बाहर लेके आते हो तो फिर फाइन दे दो। जब कोई फ्लाईओवर बनता है तो हम नारियल फोड़ते हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। जब कोई एयरपोर्ट बनता है तो हम उसका नारियल फोड़ते हैं। एक कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है इसमें रिलीजियस आइडेंटिटी मिल रही है, जबकि हम सेकुलर स्टेट हैं? सोचने की जरूरत है। तो उससे पहले उनकी पूजा वगैरह अर्चना होती है, प्रेयर होती है, तिरुपति टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। तो कुछ चीजें भी हैं जो मैं बता रहा हूं, सोचने की जरूरत है। हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, लेकिन जो स्टेट अफेयर्स दूर रहेगा, देखो आप, स्टेट अफेयर्स दूर रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा होगा अभी हाल में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या किया है कि राम मंदिर जो है बनना चाहिए अयोध्या में, और उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक ट्रस्ट होगा, वो राम मंदिर को बनाएगा। अब बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को बनाने के लिए डिसीजन दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुज्म है, राइट, वो कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे स्टेट अफेयर्स में। ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो चीजें आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, अमरनाथ यात्रा होती है, अब थोड़ा मैं अलग बात बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा होती है, हज यात्रा होती है। अभी दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना निकाली, स्कीम निकाली है। उसमें सभी लोग जो है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। स्कीम चलती है कर्नाटका में, मिड डे मील स्कीम चलती है। तो मिड डे मील स्कीम में कर्नाटका में एक सर्वे में ये पता चला है कि कर्नाटका के लोग मीट ज्यादा खाते हैं। कर्नाटका के लोग मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा सर्वे में पता चला है। बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखेंगे तो कर्नाटका के मिड डे मील में ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें गार्लिक भी ना हो और प्याज भी ना हो, मतलब प्याज। तो गांधी जी ने कहा कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है, जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है, गांधी जी ने कहा साथ साथ चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, हार्मोनी जरूरी है, तभी हम आगे। अभी क्या हो रहा है, रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स हो रहा है, लेकिन एक नेगेटिव सेंस में हो रहा है। गांधी जी की ये अवधारणा नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। नेहरू जी की बात करेंगे तो नेहरू जी ने क्या कहा था, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए।
क्योंकि जानते थे कि रिलीजन के कारण जो है हमारा बंटवारा हो गया, हम इस कदर हमें जो परेशानी हुई वो रिलीजन के कारण हुई, इसलिए वो रिलीजन से दूर रहना चाहते थे और रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहते थे। और एक रामधुन है जो कि कांग्रेस की एंथम थी, ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। गांधी जी ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है राम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया है, राम राज्य। अब राम राज्य का मतलब ऐसा नहीं कि राम ही हो तो ही राज्य होगा, मतलब नाम तो देखिए आप, उसका जो नाम दिया गया है वो राम राज्य। तुरंत जो है इंटरनेशनल अटेंशन इसको मिला, अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं जो अटेंशन, इसको अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया गया, इंटरनेशनल अटेंशन जो मिला। रशद हुसैन करके हैं जो यूएस एम्बेसडर हैं, रशद हुसैन, उन्होंने कहा कि हिजाब जो बैन किया गया है ये वायलेट्स करता है, रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करता है, मतलब यूएस के द्वारा, यूएस एम्बेसडर के द्वारा। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी आलोचना की, क्रिटिसिज्म किया। प्राइज जो विनर हैं मलाला यूसुफजई, राइट, इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। पूरे दुनिया में जो एक आलोचना हो रही है भारत की इस मुद्दे को लेके, तो फिर भारत को तो स्टेटमेंट देना ही था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारी है, राइट, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, जब डिफरेंट जगह से लोग ट्वीट कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल अटेंशन इसको मिल रहा है, तो पाकिस्तान जैसे देश जो खुद सेक्युलर नहीं है वो हमको सेक्युलर होने का पाठ सिखा रहे हैं, या हमारे इंटरनल मैटर में दखल कर रहे हैं, राइट, ये हमारा मुद्दा है। तो कैसे स्टेटमेंट दिया गया सुनिए जरा। बागची साहब ने कहा कि अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, एंड मैकेनिज्म, हमारे यहाँ जो क्रियाविधि है और हमारी जिस प्रकार से पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, और हमारे यहाँ जिस तरीके से मैकेनिज्म जो बना है वो इतना सफिशिएंट है कि हम इस मैटर को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमारी जो परंपरा रही है उस प्रकार से हम इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये मैटर जो है वो अंडर जुडिशियल एग्जामिनेशन है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट में जो है कह सकते हैं कि अंडर एग्जामिनेशन, जुडिशियल एग्जामिनेशन में है, और ये हमारा इंटरनल मैटर है। और इंटरनल मैटर होने के कारण जो आंतरिक मामला है और हम इसको सुलझा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आप हमारी हिस्ट्री देख सकते हैं, आप हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देख सकते हैं, हमारे मैकेनिज्म को देख सकते हैं, तो इसलिए जो है ये इस पर टिप्पणी करना ये गलत है। ठीक, एक अच्छा जवाब दिया गया हमारे तरफ से, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके जो निर्णय होते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और पेरेंट्स को अगर ये लगेगा कि भाई लड़की ये स्कार्फ बांध के नहीं जा रही है या उसको इस तरीके से जाना पड़ेगा, बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा उनके रिचुअल्स, जो भी उनकी परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, तो अगर समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये चीज फॉलो नहीं की जाएगी तो बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, और स्कूल नहीं भेजेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे, तो इससे क्या होगा, लड़कियां पढ़ नहीं पाएंगी। अब जब लड़कियां पढ़ नहीं पाएंगी तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। अब देखो, ये लड़कियां अगर पढ़ने जाएंगी, स्कूल में जाएंगी, कॉलेजेस में जाएंगी, और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी होगी कि वो अपने बच्चों को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, मुझे लगता है पर्सनल चॉइस दे सकती है। लेकिन अगर वो वैसे ही ऑर्थोडॉक्स बनी रही तो मुझे लगता है आगे जाके भी कुछ बदलने वाला तो नहीं है। क्या मेरी बात समझे आप? सरहद में बहुत तनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? कुछ समझ, एनर्जी खराब होती है, मतलब हम बिना मतलब की चीजों पे, फालतू चीजों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। इससे सोशल इंटीग्रेशन, एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको ये समझ में आएगा हम मुस्लिम हैं और हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ चलना है, लड़का है लड़की, ठीक है, ये कैपिटल है, सोशल कैपिटल है हमारे। और इनके साथ शिक्षा को अगर हम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के उसके फायदे उठाएंगे, उससे फायदे लेंगे, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत गलत है ये। इसको जो इम्पैक्ट होंगे बहुत गलत होंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो वही सीखेंगे और आगे जाके बड़े होकर उनके मन में फीलिंग्स वही रहेगी। मुझे लगता है उनको हारमोनी की बात सिखानी चाहिए। और हमारा जो, देखो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो,
जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में जाते थे, तो हम एक दूसरे का टिफिन शेयर करते थे। टिफिन शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? ले तू भी खा ले, तेरे घर से क्या आया, मेरे घर से क्या आया, बोलो खाते थे साथ में? क्या किसी से पूछा कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो? किसी आपने पूछा उससे? नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपको मतलब ही नहीं इन सब चीजों से। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपको उस स्ट्रक्चर में आपको जो है वो ढांचा, उस ढांचे में आपको ढाला जाता है और फिर आप उसी तरीके से रिजिड हो जाते हैं। तो कैसे हमारी जो कम्युनल, जो कह सकते हैं कि जो हमारी जो कम्युनलिज्म है वो कैसे नहीं फैलेगा? ऐसे ही फैलता है। और इससे होता ही है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत की जो इंटरनेशनल जो छवि है, इंप्रेशन है, वो खराब होता है। लोगों को लगता है कि भारत कैसा स्टेट है ये। और क्लासरूम बेटा एक ऐसी चीज है, एक लर्निंग प्रोसेस है। वो हमारे टीचर आते हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। नॉलेज क्या होता है? देखो, नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम गए, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया या पॉलिटी की किताब पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, हाँ भाई हम IAS बन गए। नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो एजुकेशन हमें मिल रही है, उस एजुकेशन से हमारा एक साइंटिफिक अप्रोच कैसे डेवलप होता है, एक वैज्ञानिक सोच कैसे डेवलप होती है। शिक्षा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो शिक्षा का मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर हम शिक्षा को अगर हम इसी अंदाज में देखेंगे, इसी तरीके से देखेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। हम विश्व गुरु बनने का एक सपना देख रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से हम विश्व गुरु बन पाएंगे। मुझे लगता है कि इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक आना चाहिए। इससे एनर्जी बर्बाद होती है। और मुझे तो कभी कभी कार्ल मार्क्स की बात बहुत सही लगती है कि रिलीजन जो है ओपियम है, धर्म अफीम है, सब इसके नशे में है और नशे के कारण ये सब हो रहा है। आज चाइना का जो प्रोग्रेस है, अब देखिए अमेरिका को टक्कर दे रहा है क्योंकि धर्म से दूर है, रिलीजन से दूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप धर्म से दूर रहिए। रिलीजन क्या करता है? रिलीजन एक लुब्रिकेंट है, आपको वो हेल्दी बनाता है। लेकिन आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत करें, गलत तरीके से उसको आगे बढ़े, तो ये गलत है। शिक्षा हमारी ताकत है, एजुकेशन हमारी ताकत है। अगर एजुकेशन बच्चों में रहेगी, सोशल कैपिटल है हमारा वो, तो उससे क्या रहेगा कि जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, राइट, वो नहीं फैला पाएंगे। शिक्षा दुनिया नहीं बदलती है, शिक्षा लोगों को बदलती है। शिक्षा दुनिया नहीं बदलती, शिक्षा लोगों को बदलती है और लोग दुनिया को बदलते हैं।